ओम वाग्देवीमय नमः। ज्ञान कला और वाणी की अधिष्ठात्री माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करते हुए हम आज के इस बौद्धिक अनुष्ठान की शुरुआत करते हैं। सादर नमस्कार सभी को। कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि दीप से दीप जलते हैं तो प्रकाश होता है, महान आत्माओं के आगमन से इतिहास होता है। आप जैसे विद्वानों के चरणों की आहट पाकर आज इस ज्ञान मंच का हर कोना खास होता है। अतिथि देवो भव की पावन परंपरा को जीवंत करते हुए आज के इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला में मैं रूपा कुमारी आप सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं पोर्टल पर संचालित भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के अंतर्गत पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा की इस 11वीं अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित मैं सभी विद्वानों का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आज पूर्णमासी का दिन है तो मैं कुछ पंक्तियाँ पूर्णमासी पर समर्पित करते हुए मैं आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। जैसे पूर्णमासी का चांद रजनी का श्रृंगार होता है, जैसे पूर्णमासी का चांद रजनी का श्रृंगार होता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश जीवन का आधार होता है। आज की इस धवल चांदनी में हम ऋचाओं के मर्म को जानेंगे। पूर्णमासी के इस पावन बेला पर हम वैदिक बोध को पहचानेंगे और अतिथियों का स्वागत करना संस्कृति की है हमारी पहचान। आपके आने से बढ़ा है इस सभा का मान। हृदय के द्वार खोलकर हम करते हैं अभिनंदन। आपके ज्ञान की सुगंध से महक रहा है यह प्रांगण। स्वयं पोर्टल और पांडिचेरी विश्वविद्यालय के इस संयुक्त प्रयास में हमारे बीच ज्ञान के पुंज परम आदरणीय आचार्य श्री जयशंकर बाबू जी की उपस्थिति ठीक वैसी ही है जैसे तपती धूप में बरगद की शीतल छाया। आज के व्याख्यान का विषय अत्यंत गंभीर और मौलिक है। वैदिक भाषा चिंतन की आधार भूमिया। आज के व्याख्यान का विषय तो आपको पता है, साथ ही वेदों की ऋचाओं में छिपे भाषाई रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए हमारे साथ आचार्य त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी जुड़े हैं, जिनका अनुभव और शास्त्र ज्ञान हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। ज्ञान की पावन रश्मि से तिमिर सारा मिटा दीजिए, वाणी के वरदान से सोई चेतना जगा दीजिए। सादर निमंत्रण है आपको इस ज्ञान के मंच पर, अपने प्रखर विचारों से हम सबको कृतार्थ कर दीजिए। परम श्रद्धेय आचार्य त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी से सादर अनुरोध एवं प्रार्थना है कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भूतये राम नाम भूतये राम नाम रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम वन्दे भारत मातरम। कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री जयशंकर बाबू जी, आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी एवं भारतीय भाषा विभाग पांडिचेरी विश्वविद्यालय पांडिचेरी, जो कहीं से भी अपनी समय सीमा
में उपस्थित होते हैं और निरंतर इस कार्यक्रम को गतिमान कर रहे हैं। ऐसे भाई डॉक्टर जयशंकर बाबू जी, अलख जी, उमेश कुमार प्रजापति जी, जो कार्यक्रम के संयोजन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रही रूपा जी, सांद्रा जी, प्रिंस जी, संजय जी, संगीता जी, जो हमारे सामने दिख रहे हैं, और जो नहीं दिख रहे हैं और इस मंच से जुड़े हुए हैं, सभी के प्रति सद्भाव सहभाव के साथ आज मैं अपने विषय पर आता हूं। आज का विषय है वैदिक भाषा चिंतन की आधार भूमियां। अगर हम वैदिक भाषा चिंतन पर विचार करें, उसकी पूरी परंपरा की बात करें, उसकी स्थापनाओं की बात करें, इस परंपरा की विश्व को देन की बात करें, हमें किन किन ग्रंथों को देखना पड़ेगा, क्या हमारे पास उपलब्ध है। उपलब्ध होने के साथ साथ ही जैसा उपलब्ध है वैसा उसी रूप में उसको ग्रहण करना है, या किस रूप में उसको मॉडिफाई करके सुसंस्कृत करके प्रस्तुत करना है, जो पूरी विश्व चिंतन के लिए एक आधार बने। जो अनदेखा है, जो अनालोच्य है अभी तक, जो अशोच्य बना हुआ अभी तक, जो अग्राह्य बना हुआ अभी तक, वो कैसे ग्रहणशील बने, कैसे उपयोगी बने, इसके लिए हमें किन किन ग्रंथों को देखना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा है और कहा भी जाता है कि वेद ही हमारे यहाँ सब प्रकार के चिंतनों का मूल है, मूलाधार है। और पूरा वैदिक साहित्य, औपनिषदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य, पूरी व्याकरण की परंपरा, पाणिनि कात्यायन पतंजल, वाक्पदीयकार, नागेश कैयट, पूरी व्याकरणिक परंपरा, पूरी दार्शनिक परंपरा के साथ साथ आयुर्विज्ञान, ज्योतिष, काव्यशास्त्र, सब में भाषा चिंतन की दृष्टि से विचार किया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि मैंने कहा कि जो उपलब्ध है वह सब कैसे लेना है, क्योंकि हमारे लेने का, ग्रहण करने का जो स्वभाव है, ग्रहण करने की जो परंपरा है, पद्धति है, वह बहुत वैज्ञानिक है, जो कालबाह्य नहीं हो गया, हो चुका है, नहीं है, नहीं हो सका है कालबाह्य, जो आज भी हमारे विषय को मार्गदर्शन देने की सामर्थ्य रखता है, उसको हमें लेना है। यत् सारभूतम तदुपासनीयम। तो इस प्रकार से हम कालिदास, वेदव्यास, वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी तुलसीदास,
और जयशंकर प्रसाद तक, छायावाद तक। और यही नहीं, समस्त भारतीय भाषाओं में, चाहे उत्तर की भाषाएं हो चाहे दक्षिण की भाषाएं, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो, सब में यह परंपरा भाषा चिंतन की कैसे विकसित हुई, इसे देखना। और इसके लिए जो ग्रंथ और उस पर जो समय समय पर पिछले 8-10 शताब्दियों में काम हुआ है, उनको लेना। जब ऐसा हम देखते हैं तो भारत का धर्म ग्रंथ वेद, जिसे ज्ञान का रत्नाकर माना गया है, ज्ञान का रत्नाकर माने समुद्र माना गया। अब वेद का शाब्दिक अर्थ ही होता है ज्ञान। इस प्रकार वैदिक वांग्मय ज्ञान का ऐसा सागर है, ऐसा आधार है, ऐसी आधार भूमि है जिसका विस्तार और गहराई दोनों विश्व में अनुपम है, अद्भुत है, अपूर्व है। मनुस्मृति में, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में आता है, सर्वज्ञानमयी ही सह, सर्वज्ञानमयी ही सह। वह सर्वज्ञानमय है। ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, चाहे वो चतुष्ठ षष्ठी कलाएं, 64 कलाएं हो, और चाहे 14 विद्याएं हो, जो उसमें नहीं है। तो सर्वज्ञानमयी ही सह, ऐसा मनुस्मृति हमारा मार्गदर्शन करता है। अब सवाल यह है कि मनुस्मृति ने कह तो दिया, वह कहाँ है, उसका विनियोग कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है, यह हमारा विषय है, हमारा यह पक्ष है। उसी की सर्वसम्मत व्याख्या करना हमारा धर्म है, हमारा आज का प्रयोजन। ज्ञान के 3 पार्श्व हैं, 3 पक्ष हैं, 3 आधार हैं, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। जो ज्ञेय है माने इसका ज्ञान हमें करना आवश्यक है, अपेक्षित है, अभीष्ट है। और ज्ञान वह आधारभूत चिंतन सामग्री, और ज्ञाता उसका कर्ता, उसका उसको अनुभव करने वाला। ये 3 हैं। इन तीनों को ही क्रमशः सत, चित और आनंद कहा जाता है। सत माने वह जिसका भाव है, जो त्रिकाला बाधित है, चित जो चैतन्य है, और आनंद जो रस का विषय है, जो हमारी ग्रहणशीलता है, अथवा इसी को आप दूसरे शब्दों में रूप, नाम, भाव या विचार भी कह सकते हैं।
और इसी को बहिर्जगत, शब्द जगत और अंतर जगत भी कह सकते हैं। ये पारिभाषिक शब्दावलियां जो समय समय पर अपनी संज्ञा बदलती रहती है। इनमें नाद या शब्द जगत मध्यवर्ती है और मध्यवर्ती होने से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है, वाग वै विश्वा भुवनानि यज्ञे वाच इति सर्वे अमृतम यच्च स्मर्त्यम। यह जो है आप वाक्यपदीयम के 121वें में देख सकते हैं। 121 बृहदारण्यक उपनिषद में वाग वै सम्राट परमम ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद 250। वाक्यपदीयम ने इसी को अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः कहा। वाक्पदीयम ब्रह्मकांड 1:1 अर्थात ब्रह्मकांड का पहला श्लोक। और जैसा कि मैंने कहा कि यह परंपरा लौकिक संस्कृत से होते हुए हिंदी तक आई, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। तो तुलसीदास ने कहा कि राम नाम मणि दीप धरि, कैसे उस तत्व को जान सकते हैं? तो राम नाम मणि दीप धरि जीह देहरी द्वार, और तुलसी बाहर भीतरो जो चाहस उजियार। यह कहकर इस अनाहत नाद ब्रह्म की ही महिमा तुलसी ने बताई है। और यह तुलसी ने बताई है 1:2:1 में, बालकांड के दूसरे के दोहे के पहले में, 1:2:1। अब नाद ब्रह्म के विशेषण में शिक्षा ग्रंथ महाव्या में कहा गया, शिक्षा ग्रंथ में भी कहा गया कि मूलम व्याकरणम स्मृतम, तथा यह कहा गया पाणिनि शिक्षा में, पाणिनि शिक्षा के 1:2 में। और महाभाष्यकार ने कहा कि सर्ववेद परिषद ही इदम शास्त्रम, ही इदम शास्त्रम। जब ऐसा कहा गया है तो वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग इसे भाषा के दृष्टि से स्वीकार किया गया। उपनिषदों में इसे वेदानाम वेदः कहा गया और कहा गया आगे कि शब्दस्य परिणामोऽयम्, मिथ्याम नाय विदो विदुः विदः छांदोग उपनिषद एवं अन्यत्र भी इस बात की पुष्टि कर की गई है। और भर्तृहरि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि समशिष्ट नाद का ही विवर्त है या परिणाम है। अब देखिए कि ये घट कैसे रहा है, कैसे ये व्यवहारिक धरातल पर आधुनिक
वैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इस मत को अधिकाधिक मान्यता के रूप में ग्रहण करने की परंपरा में है। अंग्रेजी में जिसे सिम्फोनी कहते हैं, उसे ही संस्कृत में साम कहते हैं। यद्यपि यह ऐसा कहा जाता है, मगर यह तथ्य और प्रमाणों से भी पुष्ट होना अपेक्षित है। बहुत संभव है कि संस्कृत का साम या वणि शब्द ही अंग्रेजी का सिम्फोनी बन गया हो, जैसे संस्कृत में भण ही अंग्रेजी में फोन हो जाता है। अब ये बनता कैसे है, इस पर तो हम एकदम से नहीं कह सकते, मगर जिसे संस्कृत में भण कहा गया उसे अंग्रेजी में फोन कहते हैं, इतना हम कह सकते हैं। गीता में कृष्ण का कथन है, वेदानां साम वेदोस्मि। मतलब वेदों में वो कहते हैं कि मैं साम वेद हूं। क्यों साम वेद कहा? यह साम ही, सिम्फोनी ही सृष्टि का मूल तत्व है। यह सिद्धांत अब वैज्ञानिकों ने में भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसीलिए भारत में वाणी को कहा गया है शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता। कहा है ना, सामाम पात सरस्वतीम भगवतीम बुद्धिम प्रदाम सा। ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता कहा गया है। इस नाद तत्व का विवेचन, यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि भारत में सर्वाधिक प्राचीन है। इसके पहले किसी भी विश्व की भाषा में इसका, इस तत्व की बात कहीं उठाई नहीं जाती। फाइलोलॉजी शब्द का अर्थ है, या यूं कहें कि जो फाइलोलॉजी शब्द है, इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी स्वीकार किया गया है कि भारत ने ही इस क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व किया और चीनी और अमेरियन लोग भी अपनी भाषाओं का विश्लेषण और अध्ययन उस गहराई से नहीं कर पाए जिस गहराई से भारतीयों ने अपने भाषा तत्व का, भाषा चिंतन का विवेचन किया है। इस अध्ययन ने आधुनिक पाश्चात्य भाषा विज्ञान की परंपरा को बहुत दूर तक और बहुत गहरे में प्रभावित किया है। तैत्तिरीय संहिता में वाग्वै परावी अव्याकृता अवदत् ते देवा इंद्रम अब्रुवन इमाम नो, ऐसा कहा गया है। और इमाम नो वाचम इति व्याकुर इति तामिंद्रो मध्यतः अवक्रम्य व्याकरोम। इसके अनुसार देवराज इंद्र ने तथा तांड्य महाब्राह्मण में देवा वै वाचम व्यजयंत के अनुसार पूरी देव जाति ने वाणी का विश्लेषण किया था। मतलब एक लंबी परंपरा हमारे यहाँ है। सर्वदर्शन संग्रह में पाणिनि दर्शन का स्पष्ट जो उल्लेख है, उससे यह प्रमाणित होता है कि पहले व्याकरण
या शब्द विद्या का वाणी के विज्ञान या दर्शन के रूप में ही विकास हुआ था। ऋग्वेद के कई सूक्तों में वाणी का वर्णन और विश्लेषण मिलता है। इसमें 10वें मंडल का 61वां बृहस्पति सूक्त, 71वां ज्ञान सूक्त, 125वां वाग्ब्रह्मणी सूक्त तथा छठे मंडल का 61वां सरस्वती सूक्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये सारे सूक्त ये वाणी से संबंधित है। अगर इनका हम ठीक ठीक विवेचन और हिंदी में अर्थ करें, उनमें आए हुए भाषा के उपादानों का विश्लेषण करें, तो हमें भाषा चिंतन के, आधुनिक भाषा चिंतन की बहुत सी भूमियां, आधार भूमियां मिल जाती है। इनमें जो जिज्ञासु हैं, जो इस दिशा में लगे हैं, उसमें से एक नाम पश्चिम का भी है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट करते हुए सबसे पहले प्रोफेसर सेइस ने साइंस ऑफ लैंग्वेज में वाग्ब्रह्मणी सूत्र का और उसके देवता वाक हैं, इसका विश्लेषण किया है। जिस प्रकार गीता में कृष्ण ने अपने को विश्वरूप, अपने विश्वरूप का दर्शन कराया, लगता है वाणी भी ठीक उसी भांति अपना विश्वरूप दर्शन इस सूक्त में करा रही है, ऐसा वे प्रतिपादित करते हैं। जब एक पश्चिम का भाषाविद इस पर विचार करके अपना मार्ग ढूंढता है, अपनी आधार भूमियां तलाशता है, तो हम भी तो तलाश सकते हैं। हमारी तो पूंजी है, हमारी तो थाती है। हमारी दृष्टि उधर जानी चाहिए, क्यों नहीं जाती? आज हम उसे देखें और उससे अपने मार्ग को समृद्ध करें। इसमें वाग देवतावाद का अच्छा प्रतिपादन। वस्तुतः यह पूरा सूक्त ही घोषित करता है कि समस्त विश्व नाद से ही उत्पन्न हुआ है। विश्व के उत्पत्ति का कारण, अर्थात विश्व की उत्पत्ति का कारण यह नाद ही है। नाद पर ही सब कुछ आधारित है। जैसे अहम रुद्रे वीरवश भिश्चरामि, अहम आदित्यैरुत विश्वदेवैः, अहम मित्राव ऋणोभा विमर्मि, अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विनोभौ। यह कहा गया है। और फिर आगे कहा जाता है, अहमेव स्वयमिदं ब्रह्मूमि जुष्टम देवे भृत मानुषे भी यम कामये तम तमुग्रम कृष्णोमि तम ब्रह्माणम त्रिमशिम तम सुमेधाम। इसके अतिरिक्त भी वाणी के किसी न किसी पक्ष का विश्लेषण, विवेचन, मूल्यांकन संहिता में यत्र तत्र जो बिखरे पड़े हुए हैं, उन सूत्रों को पुनः एकत्र करके और हमें अपना मॉडल, भाषा के विश्लेषण का मॉडल तैयार करना होगा। परंतु संहिता की शैली जो रहस्यात्मक है, अतः निर्णय करना कठिन हो जाता है कि किस मंत्र में किस वस्तु का वर्णन है। कहीं कहीं वह भाषा के साथ साथ
एक आध्यात्मिक अर्थ भी देता है। तो दोनों प्रकार से उसकी व्याख्या की जा सकती है। तो हमें भाषा के पक्ष से, भाषा के हिस्से से उसका जो विवेचन है वह करना चाहिए। जैसे चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा मे मनीषिणा गुहा त्रीणि निहिता नेंगयंती तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती। इस मंत्र में विद्वानों द्वारा जानने योग्य वाणी के 4 रूप बताए गए हैं और जिनमें 3 रूप कहा कि त्रीणि निहिता नेगयंती, अर्थात 3 रूप गुफा में छिपे हुए हैं, और तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती, और चौथा रूप ही मनुष्य बोलता है। ये 4 रूप सायण, गौड़पाद, भर्तृहरि के अनुसार परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी है। पतंजलि, कैयट, नागेश आदि वैयाकरणों ने वाणी के 4 रूपों में यहाँ नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, रूप, चतुर्विध, चतुर्विध माने 4 प्रकार से शब्दों को ग्रहण किया है। दूसरा पक्ष है जो मिलता है कि शिवास्त एका, शिवास्त एका अशिवास्त एका सर्वा विभर्षि सुमनस समाता तिस्रो वाचो निहिता अंतरस्मिन तासाम मेकम निपातानुघोषम। यह मंत्र ही बताता है कि वाणी के 3 रूप छिपे रहते हैं। एक अर्थात चौथा रूप नाद के साथ व्यवहार में आता है। यहाँ अवश्य परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी रूप चतुर्विध वाणी का उल्लेख जो आया है उसका विश्लेषण आपके सामने किया। यह परंपरा निरंतर विकास मान रही, प्रवाह मान रही, और वैयाकरणों ने इसको आगे बढ़ाया। ऐतरेय ब्राह्मण में सामगान के समय आपो रेवती क्षय को द्वितीय वर्ण ओ को खींचकर 16 इकाइयों में बढ़ाते हुए आलापने का जो विधान मिलता है वह ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से एक विस्मयकारी खोज है। और जब हम स्फोट की बात करते हैं तो इसमें, इसके निदर्शन में स्फोट भी हमारी मदद करता है। आरण्यकों से ध्वनियों का विश्लेषण, वर्गीकरण सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में होने लगता है। ऐतरेय आरण्यक में के आरण्यक 2 अध्याय 2 कांड 4 में लिखा है, यानी व्यंजनानि तक शरीरम यो घोष स आत्मा यह उष्माणा स प्राण, अर्थात वर्णमाला को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में वर्णमाला को बांटा जा सकता है। व्यंजन शरीर के सदृश है, व्यंजन को वहां शरीर माना है, घोष आत्मा के तथा उष्म प्राण के सदृश है, समान है। यहाँ घोष से स्वर वर्ण अभिप्रेत है।
घोष माने स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। चूंकि ग घ ङ भी घोष ही है और उसमें भी व्यंजन ही है, इसीलिए आरण्यक अध्याय 2 खंड 5 में ऐसा वर्गीकरण किया गया है, स्पर्श, उष्मा तथा स्वर। क्या? स्पर्श, उष्मा तथा स्वर। और वर्णमाला का प्राण है उष्म, और अस्थि है स्पर्श, मज्जा है स्वर और रक्त है अंतस्थ। माने स्पर्श, स्वर और अंतस्थ, इनको क्या कह दिया? अस्थि, मंजा, मज्जा और रक्त का। क्या प्रतीकात्मक विधान से यहाँ भाषा का स्वनिमिक विवेचन किया गया है। अब इसको अगर नए ढंग से सोचें, अब यहां तक पश्चिम का स्वन विज्ञान नहीं पहुंच पाया है। आरण्यकों में ध्वनियों के साथ संहिता का भी विचार किया है, इसे अंग्रेजी में जंक्चर कहते हैं। ऐतरेय आरण्यक के तीसरे आरण्यक से पहले अध्याय के 5वें खंड में केवल संहिता का ही विवेचन है। संहिता की व्याख्या के यहाँ 3 मत दिए गए हैं। एक मत है कि पूर्व वर्ण और उत्तर वर्ण के बीच के अवकाश को संहिता कहते हैं। पूर्व वर्ण और उत्तर वर्ण के बीच के का जो अवकाश है, स्पेस, उसको क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। दूसरा है मांडुक्य ऋषि ने इसमें थोड़ा संशोधन करते हुए यह प्रस्तुत किया है कि पूर्ववाणी और नहीं, पूर्व वर्ण और उत्तर वर्ण माने पहले के वर्ण और बाद के वर्णों का अवकाश सभी स्थितियों में संहिता नहीं कहलाता। केवल यह अवकाश तब संहिता कहलाता है जब इसमें 2 स्थितियां हों। पहली स्थिति यह बताई कि उसके द्वारा कोई संधि संपादित हो, कोई संधि आए, जैसे पुरोहितम, पुरोहितम, पुरोहितम। अब पुरोहितम में संधि है, इसलिए इसमें संहिता है। उसमें दूसरा बताया आधार क्या होना चाहिए? उसमें स्वर तथा अस्वर का विवेक हो, जैसे अग्नि मीणे, इसमें ईगड़े में पद पाठ में सर्वानुदात्तता रहती है, उदात्त अनुदात स्वरित, सर्वानुदात्तता रहती है, पर संहिता पाठ में स्वरित और प्रचय स्वर हो जाते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि इससे मात्रा अमात्रा का भी विभाग होता है, जैसे तवेत, तस्, तविंगरह में पद पाठ में व के बाद ह्रस्व आकार रहता है और संहिता काल में अ नहीं, एक ही मात्रा रहती है। इस चरण में पद पाठ काल में 9 पर संहिता पाठ काल में 8 ही मात्राएं रहती हैं, अतः यहाँ संहिता है। अब संहिता कहाँ होती है, जंक्टर कहाँ होता है, इसको बताया है। केवल ऐसे जो अवकाशों को ही जंक्टर जो हैं उनको संहिता कहते हैं। अब संहिता की इतनी स्पष्ट व्याख्या जंक्टर की और कहीं मिलती नहीं। लघु मांडकेय ने इसमें एक और संशोधन किया है। देखिए, जो मैं आपको ये आगे आगे ऋषियों ने कैसे कैसे उसमें संशोधन किया, माने उसको और पारदर्शी बनाते गए हैं। तो लघु मांडुकेय में इसमें एक और संशोधन किया है कि पूर्व और उत्तर वर्णों को न तो सर्वथा पृथक कर और न सर्वथा एक बनाकर यथावर्ण उच्चारण हो, अर्थात तन्वे तत् में पूर्व पद तव के अंतिम वर्ण में आकार और उत्तर पद में इत, प्रथम वर्ण इकार का जो संहिता
काल है उसमें न तो अत्यंत विश्लिष्ट, विश्लिष्ट माने श्लिष्ट माने चिपका हुआ, माने उसमें विश्लिष्ट माने उसमें अत्यधिक रूप से चिपका हुआ अर्थात उसमें समाया हुआ विश्लिष्ट पृथक उच्चारण होगा, न किसी एक का दूसरे से सर्वथा विलयन माने मिल करके, दोनों स्थितियों में से भिन्न यथावर्ण एकार का उच्चारण होगा। ए में पहले अ तब ई का योग होगा, तब बनेगा ए। ऐसी दशा में इन दोनों वर्णों के बीच शास्त्रीय संधि का ज्ञान कराने वाला जो एक विशिष्ट उच्चारण स्वरूप माना है वह है शाम, वो शाम है। इसी शाम की बात गीता में जिसका उल्लेख भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा है कि वेदों में मैं शाम हूं। इतनी लंबी व्याख्या है। शाम अर्थात अति शीघ्रता और अति विलंब के अभाव से उत्पन्न समता ही संहिता। इस प्रकार लघु मांडुकेय के अंतस्थ को स्वरों से पृथक करके स्वतंत्र स्थान दिलाने की अतिरिक्त संहिता की भी अपनी एक नई व्यवस्था दी गई है। अवश्य ये उस समय के एक महान भाषा वैज्ञानिक रहे होंगे जिन्होंने इस प्रकार से संहिताओं का उल्लेख किया है। ऐतरेय आरण्य के तीसरे आरण्यक के प्रथम अध्याय में मांडुकेय के साथ अन्य मंतव्य भी हमारे सामने आते हैं। तैतरीयोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेदी तैतरीय आरण्यक के प्रपाठक 7, 8, 9 में भी इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें सप्तक प्रपाठक को शिक्षावल्ली कहते हैं। यह पूरी वल्ली भाषा विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर इसी को केंद्रित करके हम भाषा की दृष्टि से विचार करें तो हमें नए सूत्र मिल सकते हैं, और वे अपने सूत्र, वे भारतीय भाषा चिंतन के घटक तत्व हैं। इसलिए इस दृष्टि से इस वल्ली का, इस शिक्षा वल्ली, इस सप्तम प्रपाठक को जो जिसको शिक्षा वल्ली कहते हैं, इस पूरी वल्ली को हम भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण कड़ी, महत्वपूर्ण इकाई मानते हैं। और इसका अध्ययन अब होना चाहिए और इससे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर हम भाषा का विश्लेषण नए ढंग से कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है, संक्षेप में कहा गया है, शिक्षा व्याख्या श्यामा, अर्थात अब मैं शिक्षा माने ध्वनि की शिक्षा की व्याख्या करने जा रहा हूं। इसमें वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, शाम, संतान इत्युक्तः, इनमें वर्ण आकारादि, आकाशादि, उदात्तादि, मात्रा, ह्रस्वादि, काल आदि का विवेचन किया गया है। इस प्रकार से वैदिक साहित्य के चारों स्तरों पर संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में भाषा विज्ञान का या दर्शन के बहुत से सूत्र उपलब्ध हैं। हमारा काम है, हमें कुछ नया नहीं करना है, हमें उन सूत्रों को निकाल करके उसकी जो कॉर्पस है, उसकी जो कच्ची सामग्री है, उससे हमें भाषा के घटकों का निर्माण करना है, भाषीय चिंतन के तत्वों का निर्माण करना है। इस प्रकार से अनुक्रमणी बृहत देवता में भी यत्र तत्र सामग्री मिल जाती है। वेदों में भाषा दर्शन का कितना
महत्व स्वीकृत था। इसका पता तो इसी से चल जाता है कि 6 वेदांग में से 4 केवल भाषा विज्ञान के लिए बताए गए। शिक्षा में ध्वनि विज्ञान, निरुक्त में पद विज्ञान, निर्वचन विज्ञान, व्याकरण में वाक्य विज्ञान तथा अर्थ विज्ञान और छंदस में नाद विज्ञान, नाद सौंदर्य सिम्फोनी का अध्ययन है। प्रातिशाख्य शिक्षा ग्रंथों में इन्हीं के अनुपूरकता की बात कही गई है। इन 4 वेदांगों पर सैकड़ों ग्रंथ उपलब्ध हैं, एक दो नहीं। वह सवाल है कि उन उपलब्ध ग्रंथों में से हमें अपने प्रतिमान खोजने हों। यही हमारा अध्ययन का विषय है और इसी को मैंने आज के व्याख्यान में कहा कि हमारी कौन कौन सी आधार भूमियां हैं, अर्थात हमारे कौन कौन से बैकग्राउंड हैं जिनसे हम अपना मानक तय कर सकते हैं। और वर्णों के अध्ययन में किस प्रकार से आज तक प्रगति हुई है, निर्वचन में कैसी प्रगति हुई है, यह सब वैदिक वाङ्मय में जो गुप्त प्रगट वाणी की सहस्रों धाराएं हैं भागीरथी की, और उनको हमें खोज करके अपने सामने लाना होगा। तो मेरा पूरा विश्वास कि हमने जिन जिन तत्वों का विवेचन किया, जिनके आधार पर हम भाषा के पूरी संरचना का, चाहे वो ध्वनि की संरचना हो, चाहे वाक्य की हो, चाहे रूप की हो, चाहे अर्थ की हो, सारी संरचनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं और उनके गुह्य से गुह्य तत्वों को, उनके उच्चारण काल में आए हुए अंतरालों, शब्द और अर्थ के अनुभूति, शब्द और उसके अर्थ की अनुभूति आने के काल के पहले तक के का जो सूक्ष्म काल है, जिसको मैंने स्पोर्ट में व्याख्यात करने का प्रयास किया था, उस तक का हम विश्लेषण कर सकते हैं इन आधारों पर। तो मैंने आज आपके सामने वह सामग्री रखने का प्रयास किया जिसके आधार पर हम भारतीय भाषा चिंतन के जो शाश्वत प्रतिमान हैं, उन प्रतिमानों को खड़ा कर सकते हैं, उनके सैद्धांतिक पक्ष को खड़ा कर सकते हैं, जो न केवल भारतीय भाषाओं के विश्लेषण के मॉडल बनेंगे, साँचे बनेंगे, बल्कि पश्चिम और यूरोपीय भाषाओं के भी मॉडल बनेंगे। इसलिए आज जब काल निरंतर गतिशील होते हुए, जब समय और समाज अपने भौतिक उन्नति की ओर बढ़ता है, तो उसके पैराडाइम भी बदल दिए जाते हैं, माने उसके साँचे बदल जाते हैं। आज के साँचे में जो बात कही जा रही है, वही आगे की जो बातें, जब हमारे चरण कई दिशाओं में गतिमान हो जाते हैं, तब जो आज का वर्तमान साँचा है, पैराडाइम है, उसमें फिट नहीं हो पाता। इसलिए पैराडाइम बदलता रहता है निरंतर, और इस पैराडाइम को बदलने का या नया पैराडाइम गढ़ने का जो तत्व विधान है, वह हमारे ये भारतीय
भाषा चिंतन के जो मानक आर्ष ग्रंथ हैं, हमारा जो आर्ष चिंतन है उसमें समाया हुआ है। यही मेरे कहने का सार है। आप सबने बहुत ध्यान से सुना। मुझे विश्वास है कि आपने कुछ सहेजा होगा, कुछ सहजते सहजते छूट गया होगा। उस छूटे हुए को आप बार बार पढ़ करके, सुन करके फिर से सहेज लेंगे, और यदि सहेज लेंगे तो आप इस दिशा में कुछ नया कर सकेंगे, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। ज्ञान का सागर उमड़ा आज, शब्दों में ऋचाएं मुस्काई, वैदिक चिंतन की गहराई आज मानस पटल पर छाई। आभार आपका हृदय से, जो संशय के तिमिर मिटा दिए, अपनी ओजस्वी वाणी से ज्ञान के दीप जला दिए। आचार्य जी, आपने वैदिक भाषा चिंतन की जिन आधार भूमियों की चर्चा की, उसने हमारे बौद्धिक क्षितिज को एक असीम विस्तार दिया है। आपके प्रति हम बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आपने सिद्ध कर दिया कि हमारी भाषा का मूल केवल व्याकरण नहीं, बल्कि हमारी गहरी आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक चेतना है। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अब श्रोतागणों से अनुरोध करती हूँ कि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप सब आचार्य जी के समक्ष रख सकते हैं। धन्यवाद रूपा जी। मुझे लगता है कि सबको पता चला कि आज आचार्य जी को यात्रा पे जाना है, और कोई उनकी यात्रा का समय लेना नहीं चाह रहे हैं, तो इसी वजह से शायद नहीं वो नहीं, अभी है, बोल ले रहे हैं। सकते हैं। हाँ, तो और मैं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ आचार्य जी के प्रति, और आचार्य जी को ये भी सूचित करना चाहता हूँ, और जो पिछली पूर्णमासी के दिन और संयोगवश उस समय होली का भी पर्व मनाया जा रहा था, और उस समय हमने जो आग्रह किया तमाम प्रतिभागियों से, और तमाम लगे हुए हैं, और दो धाराओं में जो कि हम भागीरथी की तमाम धाराओं को पहचानने का कार्य करना चाहिए, जैसे आचार्य जी ने हमें दृष्टि दी है। उस दिशा में दो धाराओं में जो उनके व्याख्यान हो रहे हैं, तो एक धारा पर पूरा उमेश जी बैठे हैं और कार्य कर रहे हैं, और पूरा उल्लेख कर रहे हैं, मतलब पूरा लेखन कर रहे हैं। और बाकी आज फिर से उसकी समीक्षा सुबह सुबह हुई, कितने मित्र क्या क्या कर रहे हैं। अब शायद उमेश जी उस पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, तो जिससे हम अब इन दो धाराओं को सामने लाते हुए, तो तमाम जितनी सारी धाराओं की ओर हमें आकर्षित करते हुए, आप वैदिक चिंतन में जो भारतीय भाषा चिंतन की जो आध्यात्मिक और अन्य जो गहराइयों में हमें जाने का मौका दे रहे हैं, उसके लिए निश्चित रूप से हम श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हैं। और कल हमारे साथ जुड़े हुए थे संस्कृत को लेकर, विशेषकर विश्वजीत जी, डॉक्टर विश्वजीत जी, जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए थे। उनसे आग्रह किया हमने आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी का जिक्र करते हुए, जैसे हमने आचार्य जी से एक साल पहले जैसे अनुरोध किया, तो आचार्य जी अपनी दो धाराओं में किसी भी मतलब रूप में अनुपस्थिति ना दर्ज करवा कर लगातार हैं। अब विश्वजीत जी से हमने कहा, आचार्य जी जिन जिन सूत्रों का उल्लेख करते हैं उनको समझने की क्षमता सब में पैदा करने के लिए तो आप सरल संस्कृत शिक्षण भी कीजिए। तो विश्वजीत जी स्वीकृति दे चुके हैं आत्मीयता पूर्वक। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा संबंधी ये आत्मीय आंदोलन आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी ने जिसमें ऊर्जा भर दी है, अब आगे बढ़ रहा है। और दूसरा खुशी की बात यह है कि भारत सरकार ने जो आईकेएस के लिए, भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए
देश में कुछ विशेष कार्यकर्ताओं के को कार्य दिया है। उसमें जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर हैं वो आईआईटी खड़गपुर से हैं, अनुराधा जी। और अनुराधा जी आजकल अपने स्टेटस में हमारे इन इनविटेशन को लगा रहे हैं। त्रिभुवननाथ शुक्ल आचार्य जी की आज के व्याख्यान का भी उन्होंने अपने स्टेटस में लगाया, और देश भर में वे एक प्रतिनिधि के रूप में आईकेएस पर जब जाकर व्याख्यान दे रही है, उनके स्टेटस में हमारे ये आयोजनों के जो आमंत्रण पत्र जाना सचमुच विशिष्ट गौरव की बात है। और आचार्य जी को ये बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। चूंकि आपको जाना है, अतः मैं रूपा जी ने जो 2 शब्दों में जो पूरा सार, जो अमृतवत सार पेश किया, अब वो काफी था। तो इसलिए आचार्य जी की यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आगे की कार्रवाई उमेश जी को सौंपता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। मैं आचार्य जी से बस 1 मिनट का और समय मांगता हूं। मैं चाहूंगा कि आचार्य जी ने इस पटल जी जी पर जो ज्ञानदान आज दिया है उसका सस्नेह प्रमाण पत्र स्वीकार करते हुए जाएं सर। चाहूंगा आचार्य जी को यह प्रमाण पत्र हम सस्नेह भेंट करें। हमेशा की तरह मैं आचार्य जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं सर को यह सस्नेह प्रमाण पत्र मैं भेंट करता हूं, जो सर ने समय दान ज्ञान दान दिया है। क्योंकि आज पूरे दिन, जैसा दुर्गेश जी बोल रहे थे, सर का एक कार्यक्रम था प्रयागराज में, और पूरी व्यस्तता के बावजूद भी सर वहां से समय निकालकर आए हैं घर पर और ये व्याख्यान देकर, और सर को अभी तुरंत ट्रेन पकड़नी है। व्यक्त करता हूं। और आप सभी को पता है कि आज के इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला का संचालन सुश्री रूपा कुमारी ने बखूबी आज निभाया है, शुरू से लेकर अंत तक। आज मैं इवन शुरुआत भी उन्होंने ही किया है। इतने सुंदर संचालन के लिए एक बार पुनः सुश्री रूपा कुमारी जी को यह प्रमाण पत्र हम दोनों आचार्यों के कर कमलों, आभासी कर कमलों के माध्यम से हम भेंट कर रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि अभी तक हमारी जो बुधवारी कार्यशाला हो रही थी, उसी का हम बार बार आप लोगों से आग्रह कर रहे थे, लेकिन अभी तक हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो ये आचार्य जी के व्याख्यान के माध्यम से हमारी जो अंतरराष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाएं चल रही है, इस पर रिपोर्ट राइटिंग अभी तक किसी का नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन 28 मार्च को जो स्वयं पोर्टल और पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में हमने जो व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की थी 28 मार्च को, उसका रिपोर्ट जो है श्रीमती श्वेता त्रिपाठी जी ने अबू धाबी से हमारे पास मेल के माध्यम से भेजा है। पहला रिपोर्ट इस संबंध में हमें प्राप्त हुआ है। तो श्रीमती श्वेता त्रिपाठी जी भी जुड़ी हुई हैं। मैं आपकी सक्रियता को और आपके रिपोर्ट लेखन को मैं नमन करता हूं, और आपको सस्नेह यह प्रमाण पत्र मैं भेंट कर रहा हूं। और उम्मीद है कि हमारी आचार्य जी के व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से जो भी व्याख्यान हो रहे हैं, चाहे वह प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हो रहे हैं या तो प्रत्येक पूर्णवार्षिक के दिन जो आज आयोजित किया जा रहा है, इसका भी रिपोर्ट लेखन आप लोग करेंगे, उसी उत्सुकता के साथ करेंगे और इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को मैं आप सभी की सक्रियता का अभिनंदन करता हूं, और आचार्य जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो आभासी श्रोता जुड़े हुए हैं वह लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि उन्हें कब प्रमाण पत्र का लिंक दिया जाएगा। तो आचार्य जी, अब आप सर निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, सबको नमस्कार। मैंने अभी फीडबैक फॉर्म का लिंक चैट बॉक्स में उपलब्ध करा दिया है। आप लोग लिंक के माध्यम से लिंक पर क्लिक करें। जिनको हाइपर लिंक के रूप में मिल रहा है उनको बहुत अच्छा है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके पास प्रतिपुष्टि फॉर्म खुलकर आ जाएगी, उसको भरें, और जैसे ही भर के सबमिट करते हैं आपके पास एक स्क्रीन पर पॉपअप मैसेज आता है कि आपकी प्रतिपुष्टि फॉर्म हमारे तक पहुंच चुकी है और आपको शीघ्र ही प्रतिभागिता प्रमाण पत्र प्रदान की जाएगी। और उसके ठीक जैसे ही उसको बंद करेंगे, पॉपअप मैसेज को कट करेंगे, आपके मेल पर अगर पहली बार है तो स्पैम फोल्डर में देख लें, नहीं तो इनबॉक्स में आपको 100% आपको प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया होगा। जो साथी हमारे कल के कार्यक्रम से जुड़े हुए थे और थोड़ी सी तकनीकी समस्या या जो थोड़ी सी त्रुटि हुई थी जिसके कारण उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया था, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा
कि मैं वो लिंक अभी भी एक्टिवेट करके रखा हूं। आप लोग एक बार पुनः उस लिंक के माध्यम से अपना फीडबैक फॉर्म, जिनके प्रमाण पत्र में 2 तारीख आ गया था, क्योंकि 2 तारीख के कार्यक्रम आज है, तो 1 तारीख में हम कार्यक्रम वो कर रहे थे 1 अप्रैल को, तो जिनका भी आ गया था एक बार पुनः उसको भर के आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी भाषा प्रौद्योगिकी का जितने अध्येता हैं वह लॉग इन करके आप लोग आसानी से पढ़ाई कर पा रहे होंगे। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही होगी। बार बार कहा जा रहा है कि असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है, वह डेट बढ़ाई नहीं जाएगी। तो आप सभी से आग्रह है कि अभी भी पर्याप्त समय है, आप लोग अभी शुरुआत नहीं किए हैं, तो जब जागो तभी सवेरा, उसकी अनुपालना करते हुए आप लोग 15 पाठ का अध्ययन, एक असाइनमेंट भी यथासंभव जैसे भी हो आप जमा करें। लिखना नहीं है, एमसीक्यू टाइप के हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए, सही उत्तर पर क्लिक कीजिए और उसके बाद एक एक पाठ का आप असाइनमेंट जमा करते जाइए। प्रत्येक पाठ में 10 प्रश्न दिए गए हैं और कुल मिला के 15 पाठ का यह महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। 150। क्षमा चाहता हूँ उमेश जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार मुझे 7 असाइनमेंट तक हुआ है। 8वें असाइनमेंट से जो सॉफ्टवेयर बदला है तो उसमें ऑप्शंस देने के बाद में सबमिट नहीं हो रहा है सर। 7वें असाइनमेंट के बाद सबमिट नहीं हो रहा है? हाँ, 7 तक सबमिट हुए हैं। 8वें से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में उस सबमिट नहीं हो रहा, 8 पे नहीं जा रहा है। ये टेक्निकल समस्या आ रही है मुझे जी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। और अगर किसी की इस तरह की कोई समस्या आ रही है, और जैसे प्रिंस जी जुड़े हुए हैं, प्रिंस जी हमें बता रहे थे कि वो शायद सप्ताह का असाइनमेंट जमा कर चुके हैं। तो प्रिंस जी एक बार हमारे जो अन्य अध्येता हैं जो जुड़े हुए हैं, आप उनको एक बार बताएं आपने पाठ का दिया। मैंने तो सारे असाइनमेंट को सबमिट कर दिया, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं आया सर। अच्छा, ऐसे जैसे कि उसमें जो है ना टोटल, जैसे कि वीडियो जो है उसको टोटल वीडियो देखने के उपरांत ही जैसे कि वो अगला असाइनमेंट खुलता है सर। जी जी। नहीं, असाइनमेंट खुल रहा है सर जी, असाइनमेंट सभी खुल जाएगा। 8, 9, 10 सब खुल रहा है, लेकिन 8वां जब 7वां तक चला है, 7वें के बाद में सॉफ्टवेयर में थोड़ा बदली आई है, थोड़ा रूपांतरण हुआ है और जो भी ऑप्शन से थोड़ा बदले हैं, तो उस समय जी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लाइव दिखा देता हूँ। ज्यादा देर तक खोलिएगा ना, ज्यादा देर तक उसको खोलने के बाद वो असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा। असाइनमेंट को आप जब सबमिट कीजिएगा तो उसको ज्यादा देर तक नहीं खोलने उसको। ओके। हो सकता है अभी अपडेट ऐसा किया गया हो, लेकिन पहले ऐसी बात नहीं थी। यहाँ एक बात मुझे सुन ले, मैं लाइव आप लोगों को डेमो के माध्यम से मैं बताऊंगा। एक बिंदु मैं यहाँ जोड़ता हूँ बस। जैसे प्रिंस जी कह रहे हैं ज्यादा देर तक ना रखें, वास्तव में सचमुच जो जल्दी में आप करेंगे उसको वहां पे गलतियां भी होंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, एक बार कॉपी कर लीजिए पूरा और आपके आंसर तैयार कर लीजिए। जैसे प्रिंस जी ने कहा, आंसर सब तैयार होने के बाद आप जाएंगे, आपके पास पहले ही आंसर्स है, फटाफट आप करेंगे और जमा करेंगे, तब तो तकनीकी समस्या नहीं आनी चाहिए। बाकी उमेश जी अभी आपको लाइव शेयर करके दिखाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं चाहूँ मैं लाइव शेयर करूं, मैं स्क्रीन दिखाऊं, उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि बाबू सर अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान भी कहे थे, चूंकि प्रमाण पत्र का लिंक मैं दे दिया हूं, अधिकांश लोग अभी प्रमाण पत्र मिलते ही मीटिंग को लेफ्ट कर देंगे। मैं चाहूंगा जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोग खुद आगे बढ़कर इसको लिए थे पिछली व्याख्यान श्रृंखला के दौरान, एक बार मैं नाम रिपीट कर देता हूँ। जिनको ये जिम्मेदारी, जिन लोगों ने स्वतः जिम्मेदारी ये ली थी, आप सभी से आग्रह है कि उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अगर संभव है तो जल्दी से जल्दी उसको इन व्याख्यान श्रृंखलाओं को लिपिबद्ध करते हुए हमारे तक प्रेषित करें। मैं एक बार नाम बता देता हूं और जो व्याख्यान जो विषय है उसका भी मैं चर्चा आप लोगों के समझ कर देता हूं। जो आचार्य जी का इस संबंध में जो हमारे चिंतन की भारतीय परंपरा जो लेक्चर नंबर 1 था, वो जिम्मेदारी ली थी गौरंगा जी ने। तो अगर गौरंगा जी जुड़ी हुई हैं तो एक बार आपसे आग्रह है कि आप उसको लिपिबद्ध करें। अगर कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो आप प्रयास करें जितना जल्दी हो सके। इसी क्रम में दूसरा व्याख्यान था पाणिनि और आधुनिक स्वर्ण विज्ञान पर, और इसकी जिम्मेदारी बाबू सर ने स्वयं ली थी। तीसरा व्याख्यान विश्व भाषा चिंतन और पाणिनि, जिसकी जिम्मेदारी जया जी ने ली थी।
भारतीय शिक्षा ग्रंथ और स्वर्ण विज्ञान या चौथा व्याख्यान था। संगीता भोसले जी ने ये जिम्मेदारी ली थी। मुझे लग रहा है संगीता मैम जुड़ी हुई थी। अगर संगीता मैम सुन रही हैं तो आपसे आग्रह है कि हमारे तक इसको लिपबद्ध करते हुए, संगीता मैम है भी, आप मुझे पहुंचाएं। 5वां जो व्याख्यान था वाक तत्व की भारतीय परंपरा, इसकी जिम्मेदारी दक्षिण अमेरिका से सांद्रा जी ने ली थी। सांद्रा जी, आपसे भी आग्रह है कि इसको यथासंभव आप इसको पूरा करके हमारे तक भेजें। 6वीं जो उनका व्याख्यान था वेदों में अक्षर तत्व, विपिन कुमार महतो जी ने लिया था। आपसे भी आग्रह है। उसके बाद 7वां जो व्याख्यान था वेदों में शब्द तत्व, संतोष कुमारी जी ने लिया था। शायद आज नहीं जुड़ी हैं। 8वां व्याख्यान था वैदिक साहित्य में शब्द ब्रह्म की अवधारणा, और इसकी जिम्मेदारी शशि किरण मैम ने ली थी। उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि वह जल्दी इसको पूरा करें। और 9वां जो व्याख्यान था भारतीय भाषा चिंतन में निरुक्त विज्ञान पार्ट 1 भाग 1, मल्लिका सुब्रमण्यम मैम ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। और 10वीं जो श्रृंखला थी भारतीय भाषा चिंतन में निरुक्त विज्ञान भाग 2, रूपा कुमारी जी जिन्होंने आज के कार्यक्रम का संचालन किया है, उन्होंने लिया था। और 10 व्याख्यान हुए थे। 10 की जिम्मेदारी आप लोगों ने स्वतः आगे बढ़कर आप लोगों ने ली थी। मैंने नाम बता दिया है, विषय भी बता दिया है, और जो हमारे आमंत्रण पत्र रहते हैं उसमें आप दूसरे पेज पर आप देखेंगे तो पूरे जो विषय दिए हैं, तिथिवार, किस तिथि में कौन से विषय पे व्याख्यान हुआ था, और उसके नीचे देखेंगे यूट्यूब का लोगो है और उसके सामने उसका लिंक है। लिंक पर क्लिक करें और डायरेक्ट आप वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। सर्च भी करने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो को सुने, उसको लिपबद्ध करने का प्रयास करें। अगर तकनीकी एक्सपर्ट हैं, तकनीक की सहायता ले लें, थोड़ा आपको यह काम करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, टाइम समय भी बच जाएगा। अब है कि आचार्य जी का आज का जो व्याख्यान हुआ है वैदिक भाषा चिंतन की आधार भूमिया, इस पर मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है, कोई अगर वॉलंटरी आता है, स्वेच्छा से आता है, तो मैं ससने उनको यह जिम्मेदारी दूंगा कि आप भी एक जितना जल्दी संभव हो सके इसको लिपबद्ध करके हमारे पास भेजने का प्रयास करें। कोई है हमारे आभासी श्रोता जो लोग जुड़े हुए हैं? आज थोड़ी संख्या कम थी शुरू से ही, तो आज के व्याख्यान श्रृंखला का अगर कोई इच्छुक है तो कृपया बताएं। अगर हमसे अगर कोई संभव है तो बताइए सर। नहीं, ये आपको अपने से पूछना है, और आप अगर तैयार हैं तो आप ससने इसको स्वीकार करें कि आज के व्याख्यान श्रृंखला कल तक इसको अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर उसको सुन के उसको लिपबद्ध करने का प्रयास करें। ठीक है सर, हम कर देंगे सर। जी ठीक है प्रिंस जी, धन्यवाद। तो यह जिम्मेदारी हम सस्नेह प्रिंस जी को देते हैं और प्रिंस जी की सक्रियता को नमन करते हैं कि आप आगे बढ़कर आप आए और इसको स्वीकार किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने साथियों का मैंने नाम लिया है, आप सभी से आग्रह है कि अगर आप लोग इसको पूरा कर चुके हैं तो हमारे तक इसको भेजें। नहीं पूरा किए हैं तो आप इस पर जल्दी से, चूंकि आप लोग स्वेच्छा से लिए हैं, तो जल्दी से पूरा करके अपने नाम सहित आप जो भी नाम है, अगर शोधार्थी हैं तो आप अध्येता हैं वो लिख दीजिए। अगर कहीं कार्यरत हैं कहीं विभाग में, संस्थान में, तो पदनाम लिखते हुए संस्थान का नाम आप लिखें, और संभव है तो फोटो के साथ पूरा उसको लिपबद्ध करते हुए हमारे तक भेजें। अब हम आते हैं जो आज की समस्या बताई गई थी कि 7वें सप्ताह का जो असाइनमेंट है करने में समस्या आ रही है। तो मैं एक बार स्क्रीन साझा करता हूं, लाइव हम देखते हैं क्या समस्या आ रही है। जी, स्क्रीन अब आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं इसको लॉगिन कर लिया हूं अपने आईडी से, और देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस सप्ताह का असाइनमेंट आप जमा कर देंगे वहां पर ये रेड कलर का ये इस तरह का मैसेज नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए मेरा लिखा हुआ है असाइनमेंट नॉट सबमिटेड, मतलब अभी मुझे सबमिट करना है। इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि आपने किस सप्ताह के पार्ट का असाइनमेंट सबमिट कर दिया, किसका नहीं। इधर देखें राइट साइड में ड्यू डेट ये 30 अप्रैल 2026 रात के 23:59 तक आप जमा कर सकते हैं। जैसे ही तिथि चेंज हुई, मतलब 1 मई आया मजदूर दिवस, उसके बाद आपको यह अवसर नहीं मिलेगा। अगर कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि इसके 30% अंक आपके अंतिम एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में इसके मार्क्स जोड़े जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाबू सर ने एक बहुत अच्छा हिंट दिया था आप लोगों को कि अगर इस तरह की समस्या आ रही है ऑनलाइन माध्यम से तो आप लोग क्या करें, ये पूरे प्रश्न को ऐसे कॉपी कर लें। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, कॉपी कर लें पूरा 10 प्रश्न है, उसके विकल्प के साथ आप इसको कॉपी करें। यहाँ तक कॉपी हो गया,
कंट्रोल सी कर लें और एक वर्ड फाइल खोलें कंप्यूटर लैपटॉप में, वर्ड फाइल पर पेस्ट करें और इसको फिर मिनिमाइज कर दें। अब उसके आपके पास भरपूर समय रहेगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो टेस्ट मटेरियल आपने डाउनलोड कर लिया तो उसके माध्यम से, या गूगल भी आप कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से आप ऑप्शन इसका सुनिश्चित करें, उसके बाद फिर से लॉग इन करें तो आप कम समय में तुरंत उत्तर सबमिट कर देंगे, आपको बार बार समस्या भी नहीं आएगी। अब हम लाइव डेमो ही करते हैं कि मान लीजिए ये जैसे सर ने बताया कि 7वें सप्ताह में हमें दिक्कत आ सर महोदय जी 7वां हो गया है, 8वें में दिक्कत आ रही है। अच्छा 8वें में दिक्कत आ रही है, ठीक है सर, जी। हम 8वां कर रहे हैं आपके सामने ही लाइव हम कर रहे हैं। जी 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 धन्यवाद। जी, हम केवल डेमो कर रहे हैं। मान लीजिए इसका उत्तर मैं ये नहीं देख रहा हूं कि किसका क्या उत्तर है, मैं रैंडम टिक कर रहा हूं आपके सामने। आप मान लीजिए उसका उत्तर ये सही है, मैं आपके सामने ऐसे टिक करते हुए चलता हूं। ये 10 प्रश्न मैंने टिक कर दिए और इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको आश्वस्त हो जाए कि हाँ आपने 10 प्रश्नों का उत्तर सही दे दिया है तो आपको लास्ट में सबमिट आंसर पे क्लिक करना है। एक बार सबमिट करेंगे दोबारा एडिट नहीं हो सकता। अब मैं सबमिट करता हूं, देखिए आ गया सर आपके सामने ये मैसेज आ गया, पॉपअप मैसेज, योर आंसर्स आर सक्सेसफुली सबमिटेड। सर इस तरह अभी जो दूसरा 7वें के बाद आया है स्क्रीन ऐसा नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन कुछ दूसरे तरीके से दिख रहा है जिसमें सबमिट ऑप्शन ही नहीं है उस पूरे स्क्रीन में। नहीं सर, हो सकता है कि थोड़ा कभी नेटवर्क की समस्या हो जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत वो हो जाता है। जैसे मैं अभी शेयर कर रहा था प्रमाण पत्र के लिए तो उस समय मुझे भी तकनीकी समस्या, चूंकि नेटवर्क की समस्या हो गई थी उस समय, तो ऐसे दिक्कत देखिए आपके सामने ही मैं किया। नहीं और यहाँ पर स्क्रीन देखिए ठीक है, ये अभी 7 तक हुआ, 8वें में जो स्क्रीन दिया है वो दूसरे टाइप का ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक है साथियों, फिर आप सभी की सक्रियता को प्रणाम करता हूं। सर्वेशाम मंगलम की भावना के साथ मैं इस अनुष्ठान को यहीं पर विराम देता हूं। फिर शनिवार को जो अध्येता हैं आप सभी से आग्रह है जरूर आप लोग पार्टिसिपेट करें और फिर बुधवार को हम एक नए विषय पर नए विद्वान के साथ हम लोग उपस्थित होंगे और कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।